स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी हाईलाइट। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो देखने वाले सभी व्यूअर और ऑनलाइन पढ़ने वाले सभी छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी का शुक्रिया। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने से पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके जितना शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और संवैधानिक शब्दावलियाँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रोडक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल वोकेब, यानी संविधान का परिचय और संवैधानिक शब्दावलियाँ। संविधान का परिचय। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरे से हुई है। संविधान का अर्थात कॉन्स्टिट्यूरे का अर्थ प्रबंध करना, व्यवस्था करना या आयोजन करना होता है। मतलब संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई है कॉन्स्टिट्यूरे से। कॉन्स्टिट्यूरे से बना है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है संविधान। और कॉन्स्टिट्यूरे का जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्रबंध करना, व्यवस्था करना और आयोजन करना। आगे बढ़ते हैं। संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो राज्य की 3 अंगों की स्थितियों और शक्तियों को स्पष्ट करता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक काल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के आगमन से शुरू होता है, यानी 1600 ईस्वी। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। स्थापना के साथ ही भारतीय संविधान के ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। इसी के साथ ही भारत में संविधान निर्माण के जो बीज है वो रोपित होते हैं। भारत का संविधान लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान बनकर कंप्लीट हुआ तो उस समय इस संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जो वर्तमान में बढ़कर 444 अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई है। भारत का संविधान न तो अधिक कठोर है न ही लचीला। भारत का संविधान कठोर और लचीले का सम्मिश्रण है। आधुनिक विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अब आते हैं हम संवैधानिक शब्दावलियों पर। संवैधानिक शब्दावलियों में हम पहला शब्द लेंगे संप्रभुता, जिसको इंग्लिश में सोवेरेनिटी कहते हैं। संप्रभुता होती क्या है? जब कोई राज्य अपनी आंतरिक नीतियों के निर्माण में पूर्णतः स्वतंत्र हो तथा उसे अपनी नीति निर्माण करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो, उस पर कोई बाहरी दबाव ना हो, तो उसे संप्रभु कहेंगे और ऐसे राष्ट्र को संप्रभु राष्ट्र कहा जाएगा। इराक और अफगानिस्तान भले ही स्वतंत्र है परंतु पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है। दूसरा शब्द है पुलिस राज्य। किसे कहेंगे? पुलिसिंग स्टेट। पुलिस राज्य, नियामक राज्य। रेगुलेटिंग स्टेट, पुलिस राज्य, ये कहेंगे किसको? संप्रभु राष्ट्र हमने देख लिया। पुलिस राज्य या नियामक राज्य आगे देखते हैं। इस प्रकार का राज्य मात्र कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होता है। सर्वाधिक जोर इस राज्य में कानूनों का पालन पर होता है। ब्रिटिश राज्य एक पुलिस राज्य था। अगला शब्द है लोकतांत्रिक राज्य। किसको कहेंगे? लोक कल्याणकारी राज्य किसको कहेंगे? पहला शब्द हो गया संप्रभु राष्ट्र, दूसरा शब्द हो गया पुलिस राज्य या नियामक राज्य, तीसरा शब्द होगा लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। लोक कल्याणकारी राज्य कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ जनता के सामाजिक और आर्थिक हितों का जो दायित्व है वह सरकार अपने ऊपर लेती है। यह अवधारणा यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दी गई है, जबकि ये धारणा भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान है, लोक कल्याणकारी राज्य वाली। अब हमारा अगला शब्द है, अब हम आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक शब्दावलियों के हमने 3 से 4 शब्द डिस्कस किए। उसके बाद हम आते हैं विश्व की विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ। विश्व में वर्तमान में कौन कौन सी शासन प्रणालियाँ व्याप्त हैं या अस्तित्व में हैं। सबसे पहली आती है राजशाही या राजतंत्र, इसको मोनोक्रेसी बोलते हैं। ये विश्व में सबसे
प्राचीन शासन प्रणाली है। सबसे पहले ये अस्तित्व में आई थी। राजशाही बोलते हैं इसको, राजतंत्र बोलते हैं और इंग्लिश में मोनोक्रेसी बोलते हैं। यह प्राचीन शासन प्रणाली है। सऊदी अरब, ब्रुनेई, यूएई में अब भी राजतंत्र है। यूरोपीय देशों में औपचारिक रूप से तो राजतंत्र बनाए रखा है, परंतु इसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। इन देशों में लोकतांत्रिक सरकारें अस्तित्व में हैं। इन देशों में नाम आता है ब्रिटेन का, पुर्तगाल का, स्पेन का, डेनमार्क का, स्वीडन का। अब दूसरी शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था देखते हैं हम। राजतंत्र हो गया, अब आते हैं हम लोकतंत्र पे। लोकतंत्र किसको बोलेंगे? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। सबसे आसान शब्द जिनमें लोकतंत्र को समझाया जा सकता है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ये अब्राहम लिंकन द्वारा दिए गए शब्द हैं। अब्राहम लिंकन द्वारा दिए गए शब्दों का हिंदी रूपांतरण है। अब्राहम लिंकन के अनुसार डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। और इसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको बोल चुका हूँ। जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है। आइसलैंड की संसद, जिसको एल्विंजी बोलते हैं, विश्व की सबसे प्राचीन संसद है आइसलैंड की। और ब्रिटेन की संसद को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। अब आगे आते हैं हम अगली शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था पर। अगली शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था का नाम है गणतंत्र। ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ राष्ट्र प्रमुख का चुनाव किया जाता है। गणतंत्र कहलाता है। भारत एक गणतंत्र है, अमेरिका भी एक गणतंत्र है। अमेरिका आधुनिक युग का पहला गणतंत्र है। भारत और यूएसए गणतंत्र है, किंतु यूके नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्राउन वंशानुगत होता है। यानी राष्ट्र प्रमुख जो है, राष्ट्र अध्यक्ष जो है, वो वंशानुगत होता है, जबकि भारत और अमेरिका में जनता द्वारा उसे चुना जाता है। अब आते हैं हम साम्यवादी शासन प्रणाली पर। साम्यवादी शासन प्रणाली, कम्युनिस्ट रूलिंग सिस्टम। इन देशों में समस्त शक्तियाँ साम्यवादी हाथों में केंद्रित होती है। लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते। कम्युनिस्ट पार्टी ही सर्वा होती है। जनता को मात्र स्थानीय स्तर पर मतदान करने का अधिकार होता है, केवल स्थानीय स्तर पर। वर्तमान में चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम और क्यूबा में यह शासन प्रणाली व्याप्त है। 1991 तक सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, यूगोस्लाविया में यह शासन व्यवस्था थी, लेकिन अब नहीं है। वर्तमान में तो केवल जो साम्यवादी शासन प्रणाली है वो केवल चीन में है, मंगोलिया में है, उत्तर कोरिया में है, वियतनाम में है और क्यूबा में है। इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। 1991 में से पहले रूस में भी थी, जिसको यूएसएसआर भी बोलते थे। पूर्वी जर्मनी में भी थी, पोलैंड में भी थी, ऑस्ट्रेलिया में भी थी, हंगरी में भी थी, रोमानिया में भी थी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, यूगोस्लाविया में भी ये शासन व्यवस्था थी। अब आते हैं हम तानाशाही पर। यह भी एक शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली का एक प्रकार है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में समस्त जो शक्तियाँ हैं वो एक व्यक्ति के हाथों में होती है। अफ्रीकी देशों में यह प्रणाली प्रचलित है, दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर। अब आते हैं हम राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष पर। राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है, शासनाध्यक्ष क्या होता है? दोनों देखने में और सुनने में एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन कई देशों में इनका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष अलग अलग हो सकते हैं, और कई देशों में शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। राष्ट्राध्यक्ष बनाम शासनाध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष किसको बोलेंगे? राष्ट्राध्यक्ष को औपचारिक रूप से संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है,
शासनाध्यक्ष के पास भारत में वास्तविक शक्तियाँ हैं। भारत में प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष है और राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है। मतलब भारत में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दो अलग अलग व्यक्ति है। राष्ट्राध्यक्ष तो है राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का औपचारिक रूप से संवैधानिक प्रमुख है, और शासनाध्यक्ष है प्रधानमंत्री। यूएसए में ये दोनों पद राष्ट्रपति के पास ही है। अब आते हैं हम संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र में अंतर या दोनों को समझते हैं। संसदीय लोकतंत्र बनाम अध्यक्षीय लोकतंत्र, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और दोनों में अंतर क्या क्या है, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ये देखते हैं हम। संसदीय लोकतंत्र किसको कहेंगे, अध्यक्षीय लोकतंत्र किसको कहेंगे, इसको हम देखते हैं। संसदीय लोकतंत्र बनाम अध्यक्षीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में समस्त शक्तियां जो हैं एक समूह या मंत्रियों के समूह में केंद्रित होती है, जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है। भारत और ब्रिटेन संसदीय लोकतंत्र है। अध्यक्षीय लोकतंत्र में समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है, जैसे अमेरिका में अमेरिका का राष्ट्रपति। राष्ट्र, देश, राज्य, प्रांत, प्रदेश, ये शब्द ऐसे हैं जिनका शाब्दिक अर्थ और तार्किक अर्थ समझना जरूरी है। राष्ट्र, देश, राज्य, प्रांत, प्रदेश एक जैसे शब्द लगते हैं। राष्ट्र बोलेंगे जन्म, राष्ट्र बोलेंगे जन, भूमि और संस्कृति के समूह को। भारत सदियों से एक राष्ट्र रहा है और सदियों से यहाँ राष्ट्रीयता व्याप्त रही है। देश किसको बोलेंगे, यह एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। जैसे भारत के उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र है। राज्य किसको बोलेंगे, राज्य बोलेंगे जन यानी व्यक्ति या जन समुदाय, भूमि और संप्रभु सरकार के समुच्चय को। राज्य बोलेंगे जन, भूमि और संप्रभु सरकार का समुच्चय राज्य है। यूएसए, यूके, भारत राज्य है। प्रांत, राज्य की इकाइयाँ प्रांत कहलाएगी। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया आदि। अब प्रदेश किसको बोलेंगे, प्रदेश जो शब्द है वो भूगोल की शब्दावली का शब्द है। अब आते हैं हम शासन और प्रशासन। शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है। शासन और प्रशासन दोनों में अंतर क्या है। शासन किसको बोलेंगे, प्रशासन किसको बोलेंगे, दोनों एक जैसे शब्द लग रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ बुनियादी अंतर होता है। शासन और प्रशासन में सबसे पहला बुनियादी अंतर यह है, शासन निर्वाचित होता है, प्रशासन नियुक्त होता है। शासन को एक निश्चित कार्यकाल दिया जाता है, प्रशासन को स्थायी कार्यकाल दिया जाता है। शासन नीति निर्माण का कार्य करता है, प्रशासन नीतियों को क्रियान्वित करता है। शासन वरिष्ठ होता है, प्रशासन कनिष्ठ होता है। विधायिका, मंत्रीगण शासन के अंग होते हैं, अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन के अंग होते हैं। एक बार फिर हम देख लेते हैं शासन और प्रशासन में अंतर क्या है। शासन और प्रशासन में पहला अंतर है, शासन निर्वाचित होता है, प्रशासन नियुक्त होता है। शासन को एक निश्चित कार्यकाल दिया जाता है, प्रशासन को स्थायी कार्यकाल दिया जाता है। शासन नीति निर्माण का कार्य करता है, प्रशासन उन नीतियों को क्रियान्वित करता है। शासन वरिष्ठ होता है, प्रशासन कनिष्ठ होता है। विधायिका और मंत्री गण शासन के अंग होते हैं, अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन के अंग होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जो देने वाले जो दार्शनिक थे, फ्रेंच दार्शनिक थे, जिनका नाम था मोंटेस्क्यू। इन्होंने बताया कि शासन में अगर किसी भी राष्ट्र या प्रशासन, किसी भी राष्ट्र या देश की शासन प्रणाली में यदि तानाशाही के बीजों
को नहीं उपजने देना है या फिर तानाशाही को दूर रखना है तो वहाँ पर की शासन व्यवस्था को निश्चित या अलग अलग भागों में बांटा जाना चाहिए या शक्तियों का एक तरीके से भागों में विभाजन किया जाना चाहिए। जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनमें जो सर्वोच्च शक्ति है, संवैधानिक शक्ति है, इन तीनों में बटी हुई होनी चाहिए, तब जाके वहाँ पर तानाशाही हावी नहीं होगी। यह है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मूल क्रक्स। तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इनके अनुसार शासन की जो शक्तियाँ 3 भागों में विभक्त होनी चाहिए: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य कानून निर्माण करना है, कार्यपालिका का कार्य कानून का क्रियान्वयन करना है, न्यायपालिका का कार्य दोषियों को दंडित करना है। कार्यपालिका जो है वो कार्यपालिका के 2 अंग होते हैं: राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका।